यह ताजमहल के ईस्ट गेट की पार्किंग है, जिसे शिल्पग्राम पार्किंग के नाम से जाना जाता है। पार्किंग से आगे कुछ होटल्स हैं। जिन पर्यटकों के होटल्स की बुकिंग पार्किंग से आगे के होटल्स में रहती है, केवल वही पर्यटक अपनी गाड़ियां इस पार्किंग से आगे ले जा सकते हैं। बाकी अन्य पर्यटकों को अपनी गाड़ियां इसी पार्किंग में पार्क करनी होती है और यहां से ताजमहल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ से ताजमहल तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था की है। चूँकि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में साइकिल के अलावा अन्य गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिन लोगों के घर व दुकान ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हैं अथवा जो लोग ताजमहल में नौकरी करते हैं, केवल वही लोग अपनी गाड़ियों से ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में जा सकते हैं। पहले ताजमहल का टिकट काउंटर इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। बाद में टिकट काउंटर को ताजमहल के पास शिफ्ट कर दिया गया है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पार्किंग से ताजमहल तक जाने के लिए हमें बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग करना होता है, जिसमें यह बैटरी बस है व बैटरी गोल्फ कार्ट है जो यहाँ से ताजमहल तक ले जाती है। बैटरी बस में भारतीय पर्यटक का एक साइड का किराया 5 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि गोल्फ कार्ट में भारतीय पर्यटक का एक साइड का किराया 10 रुपये प्रति व्यक्ति है। इन दोनों गाड़ियों में विदेशी पर्यटकों का किराया नहीं लगता है। दरअसल विदेशी पर्यटकों का ताजमहल का टिकट काफ़ी महंगा है, इसलिए उनके लिए इन गाड़ियों को फ्री रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस समय मैं ताजमहल की ईस्ट गेट की पार्किंग में हूँ और मुझे यहाँ से ताजमहल तक जाने के लिए बैटरी से चलने वाली किसी एक गाड़ी का प्रयोग करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ताजमहल की यात्रा कराऊंगा। इस वीडियो में आप काफ़ी नई जानकारियों के बारे में जानोगे जो आपने पहले किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं गोल्फ कार्ट में बैठ गया हूं और यहां से ताजमहल तक पहुंचने में मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इस बीच में आप रास्ता देखिए और मैं आपको कोविड-19 की वजह से ताजमहल के कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है, उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला परिवर्तन टिकट व्यवस्था में किया गया है। प्रतिदिन 15,000 पर्यटकों का टिकट केवल ऑनलाइन द्वारा ही खरीदा जा सकता है। प्रतिदिन 15,000 पर्यटकों से अधिक पर्यटक आने पर कैश टिकट काउंटर खोल दिया जाता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग जिस वेबसाइट से की जाती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट के अतिरिक्त ताजमहल का टिकट बार कोड स्कैन करके भी बुक किया जा सकता है। यह ताजमहल का ईस्ट गेट है। गेट से थोड़ा पहले राइट साइड में टिकट काउंटर है जो प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या 15,000 से अधिक हो जाने पर ही खुलता है। यह ताजमहल का एंट्री पॉइंट है जहां आपका टिकट व आईडी चेक होता है। यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है और आप यहां आ जाते हो तो यहां राइट साइड में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर बार कोड बना हुआ है। आप इस बार कोड को स्कैन करके किसी भी ई वॉलेट से टिकट खरीद सकते हो। यदि आप अपने साथ कोई बैग लेकर आए हैं तो बैग स्कैनर मशीन से स्कैन होगा। स्कैनिंग के दौरान बैग में कोई ऐसी वस्तु नज़र आती है जो ताजमहल में अलाउड नहीं है तो फिर आपका बैग मैन्युअली एग्जामिन किया जाता है। सिक्योरिटी एग्जामिन के बाद जब आप इस गैलरी से ताजमहल की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में पुराने समय के पिक्चर्स लगे हुए हैं जो पुराने समय में खींचे गए थे, जब ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था और बहुत कम पर्यटक ताजमहल घूमने आते थे। तब ताजमहल का खास रख रखाव नहीं किया जाता था। तब ताजमहल कैसा लगता था आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। ताजमहल के सामने कितने पेड़ व झाड़ियाँ हैं। ताजमहल के मार्बल पर भी काफ़ी गंदगी हुआ करती थी। इन सब को साफ़ करके जब ताजमहल नए रूप में निखर कर सामने आया, आप आगे के पिक्चर्स में देख सकते हो इसमें कैसे बदलाव होते चले गए। ताजमहल में पूर्वी व पश्चिमी गेटों से एंट्री करने के बाद आगे बढ़ने पर आप पाएंगे कि दोनों साइडों में कमरे बने हुए हैं। इनमें से कुछ कमरों में दरवाजे लगे हैं व कुछ कमरों में दरवाजे नहीं लगे हैं। कहा जाता है मुगल काल में जो पर्यटक ताजमहल घूमने आते थे वे इन कमरों का प्रयोग
ठहरने के लिए करते थे, क्योंकि मुगल काल में ताजमहल के आसपास होटल और गेस्ट हाउसेस नहीं हुआ करते थे। ताजमहल में एंट्री करने के बाद यह एक बड़ा गेट सामने नजर आता है, जिसे रॉयल गेट अथवा शाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है। मुगल वास्तुकला की यह विशेषता रही है कि मुख्य मकबरे के सामने एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाते हैं। इस तरह के प्रवेश द्वार आपको मुगल काल में बनाए गए अन्य मकबरों पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा। इन प्रवेश द्वारों की ये खासियत रहती है कि जब हम इस तरह के प्रवेश द्वार से मुख्य इमारत की ओर जाते हैं तो मुख्य इमारत धीमे धीमे निखर के सामने आती है। ये जो रॉयल गेट की हाइट फुट में 105 फीट है और मीटर में 32 मीटर्स 32 मीटर है। रॉयल गेट के एकदम ऊपर एक सीरीज में सफ़ेद संगमरमर के छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, जो 11 आगे हैं व 11 दरवाजे के पीछे हैं। कुल 22 गुंबद हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ताजमहल 22 सालों में बनकर तैयार हुआ था और 20,000 कारीगरों व मजदूरों ने इसे बनाया था। सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था व सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ताजमहल को सिमिट्री में बनाया गया है। ताजमहल को सिमिट्री में बनाने के लिए एक लाइन डाली गई थी, जो साउथ गेट से शुरू होती है व ताजमहल के पीछे ख़त्म होती है। उसी सिमिट्री वाली लाइन पर ये फव्वारे लगे हुए हैं। मुमताज़ का कब्र भी इसी सिमिट्री वाली लाइन पर स्थित है, जबकि शाहजहां का कब्र सिमिट्री में नहीं है। सिमिट्री वाली लाइन रॉयल गेट के सामने फर्श पर भी डाली गई है। जब आप इस लाइन पर खड़े हो जाएंगे और ताजमहल की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि रॉयल गेट का मेहराब व सफ़ेद संगमरमर की इमारत का मेहराब एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जबकि दोनों मेहराबों के बीच की दूरी लगभग 350 मीटर है। रॉयल गेट पर तीनों साइडों में अरबी भाषा में जो लिखा है वह मुस्लिम्स द्वारा सुबह सूर्य उदय से 1 घंटा पहले की जाने वाली प्रार्थना है, जिसे मुस्लिम नमाज के नाम से संबोधित करते हैं। मुस्लिम्स दिन में 5 बार नमाज करते हैं। अन्य 4 नमाज सफ़ेद संगमरमर की इमारत के चारों साइडों में अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसे कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के कैलीग्राफिस्ट अमानत खान शिराजी थे। इस कैलीग्राफी में एक आश्चर्यजनक बात है, वह है इसमें प्रयोग किए गए लेटर्स का साइज़। जो लेटर्स हैं वे नीचे छोटे साइज के हैं और नीचे से ऊपर की ओर लेटर्स का साइज़ बड़ा होता जाता है। दूर से देखने पर ये लेटर्स नीचे से ऊपर की ओर एक ही साइज में नज़र आते हैं। ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। रॉयल गेट पर व ताजमहल पर चारों साइडों में फूल व पत्तियों की डिज़ाइंस बनी हुई है। दूर से देखने पर यह पेंटिंग्स की तरह नज़र आती हैं, परंतु यह पेंटिंग्स नहीं है। यह ईरानी वास्तुकला है। ईरानी भाषा में इस वास्तुकला को पच्चेकारी के नाम से जाना जाता है, जबकि इंग्लिश में इस कला को इनले आर्ट के नाम से जाना जाता है। इस वास्तुकला में एक पत्थर को काटकर उसमें उसी साइज के दूसरे पत्थर लगाए जाते हैं। ताजमहल पर इनले आर्ट में प्रयोग किए गए पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, ये सभी कीमती पत्थर हैं जिनका प्रयोग जवाहरातों में भी किया जाता है। इनले आर्ट में प्रयोग किए गए कुछ कीमती पत्थर भारत के हैं व कुछ कीमती पत्थरों को अन्य देशों से मंगाया गया था। इन कीमती पत्थरों के रंग व नाम इस प्रकार हैं: गहरा लाल कोरल, हल्का लाल कॉर्नेलियन। कॉर्नेलियन पत्थर की खासियत यह है, जब इस पत्थर पर लाइट पड़ती है तो इसमें से लाइट आर पार निकल जाती है और यह पत्थर चमकता है। हरे रंग के पत्थर का नाम मेलाकाइट है और नीले रंग के पत्थर का नाम लेपिस लेजुली है और हल्के नीले रंग के पत्थर का नाम टर्कोइज है। पीले पत्थर का नाम जेस्पर व अन्य कीमती पत्थर जैसे टाइगर्स आई, कैट्स आई आदि का भी प्रयोग इनले आर्ट में किया गया है। रॉयल गेट से होकर ताजमहल की ओर आगे बढ़ने पर ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है जैसे ताजमहल आगे की ओर मूव कर रहा हो व वापस पीछे की ओर चलने पर ऐसा लगता है जैसे ताजमहल हमारा पीछा कर रहा हो। ताजमहल परिसर में लगे फव्वारे सुबह सूर्य उदय के समय व शाम को सूर्य अस्त के समय कार्य नहीं करते हैं। उस समय ताजमहल का रिफ्लेक्शन पानी में देखा जा सकता है। यदि आप अपने साथ वीडियो कैमरा लेकर आते हैं तो रॉयल गेट के बाहर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आपका वीडियो कैमरा इसी प्लेटफॉर्म तक अलाउड है। आप इस प्लेटफॉर्म से वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के बाद आपको अपना वीडियो कैमरा लॉकर में रखना होता है।
लॉकर रॉयल गेट के अंदर बने हुए हैं। जब आप अपना वीडियो कैमरा जमा करते हैं तो आपको लॉकर की चाबी दी जाती है। आप जब ताजमहल घूमकर वापस आते हो तो आपको आपका वीडियो कैमरा वापस मिल जाता है, जिसका शुल्क 25 रुपये प्रति वीडियो कैमरा है। स्टिल कैमरा व मोबाइल के लिए कोई शुल्क नहीं है। स्टिल कैमरा व मोबाइल आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ताजमहल के सामने जो गार्डन्स बने हुए हैं वे चार बाग पद्धति में बने हुए हैं। चार बाग पद्धति इस्लाम की वह धारणा है जो इस्लाम की जन्नत को दर्शाती है। चार बाग पद्धति में मकबरे के पास चार बाग बनाए जाते हैं, चार दरवाजे बनाए जाते हैं और चार पानी के चैनल्स बनाए जाते हैं। चार पानी के चैनल्स जन्नत में मौजूद चार नदियों को दर्शाते हैं, परंतु ताजमहल परिसर में आपको बागों की संख्या 16 नजर आएगी। वास्तविकता में मुगल काल में बागों की संख्या 4 ही हुआ करती थी। बाद में ब्रिटिश काल में सही रखरखाव के लिए एक बाग को 4 बागों में बांट दिया गया था, इसलिए आज बागों की संख्या 16 नजर आती है। ताजमहल के ठीक सामने और गार्डन्स के बीच में यह सफ़ेद संगमरमर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सफ़ेद संगमरमर की बेंच है जिसे वीआईपी बेंच अथवा प्रिंसेस डायना बेंच के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब प्रिंसेस डायना ताजमहल घूमने आई थी, उनका इस बेंच पर खिंचाया हुआ फ़ोटो काफ़ी फेमस हुआ था, तभी से इस सीट का नाम प्रिंसेस डायना सीट पड़ गया है। जब कोई वीवीआईपी अथवा वीआईपी पर्यटक ताजमहल घूमने आता है, उसका फ़ोटो इस बेंच पर जरूर खींचा जाता है। संगमरमर के प्लेटफॉर्म के दोनों साइडों में 2 इमारतें बनी हुई हैं जो समान डिज़ाइन व समान आकार की हैं। इनमें से एक इमारत में ताजमहल का संग्रहालय बना हुआ है, जबकि दूसरी साइड की इमारत बंद है। ताजमहल के संग्रहालय में मुगल समय के पुराने सिक्के, तलवार, भाले और कुछ टेक्स्ट बुक्स आदि रखे हुए हैं। संग्रहालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहता है। ताजमहल की मीनारों को आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि ताजमहल की मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं। ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इन मीनारों को ऐसा इसलिए बनाया गया, यदि भूकंप जैसी आपदा आने पर अथवा आकाशीय बिजली गिरने पर यदि ये मीनारें गिरती हैं तो ये मीनारें मुख्य इमारत पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरेंगी, जिससे मुख्य इमारत सुरक्षित रहेगी। ताजमहल के दोनों साइडों में 2 लाल बलुआ पत्थर की इमारतें स्थित हैं। सामने से देखने पर जो इमारत लेफ्ट साइड में नज़र आती है वह ताजमहल परिसर की मस्जिद है, और सामने से देखने पर जो इमारत राइट साइड में नज़र आती है वह पहले शाही मेहमान खाना यानी रॉयल गेस्ट हाउस था। मुगल काल में जो भी शाही व्यक्ति ताजमहल घूमने आता था वह कुछ घंटों के लिए शाही मेहमान खाने में आराम करता था। ताजमहल के मुख्य गुम्बद को नज़दीक से देखने पर आप पाओगे कि मुख्य गुम्बद पर छोटे छोटे हुक्स लगे हुए हैं। कहा जाता है इन हुक्स को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाया गया था। उस समय इन हुक्स की सहायता से ताजमहल के गुम्बद के चारों ओर बांसों का घेरा बनाया गया था व ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया था, जिससे दुश्मन इस इमारत को देख ना पाए व किसी तरह से इस इमारत को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि उस जमाने में जीपीएस नहीं हुआ करता था। सन 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय भी ताजमहल को इसी तरह ढका गया था। ताजमहल के मुख्य गुम्बद के चारों साइडों में 4 छोटे छोटे गुम्बद हैं। सामने से देखने पर हमें 2 ही गुम्बद नजर आते हैं। इन दोनों गुम्बदों को ताजमहल के ठीक सामने सेंटर से देखने पर दोनों गुम्बद एक ही लाइन में नजर आते हैं, परंतु सेंटर से थोड़ा भी हटकर इन गुम्बदों को देखेंगे तो इनमें से एक गुम्बद आगे की ओर व एक गुम्बद पीछे की ओर नजर आएगा, जो कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि नज़रों का धोखा। यहाँ से आगे आने पर रास्ता 2 भागों में बंट जाता है। यदि आपने ताजमहल का टिकट बिना मौज़ोलियम वाला यानी बिना मुख्य मकबरे वाला लिया है तो यहाँ से आपको राइट साइड की ओर जाना होगा और आप ताजमहल का पूरा चक्कर लगाकर वापस जा सकते हैं। परंतु यदि आपने ताजमहल का टिकट विद मौज़ोलियम वाला खरीदा है तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर जाना होगा। संपूर्ण ताजमहल 22 सालों में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें से 17 साल सफ़ेद संगमरमर की इमारत को बनाने में लगे व अतिरिक्त 5 साल लाल बलुआ पत्थरों की इमारतों व दीवारों को बनाने में लगे थे।
17 सालों के लिए मुमताज़ के मृत शरीर को इस पीले पत्थरों से बने बॉक्स वाली जगह पर दफनाया गया था। बाद में जब सफ़ेद संगमरमर की इमारत का कार्य पूरा हो गया तो मुमताज़ के मृत शरीर को यहाँ से ले जाकर मुख्य मकबरे के अंदर दफना दिया गया था। कहा जाता है कि मुमताज़ के मृत शरीर को उन्हीं केमिकल से संरक्षित किया गया था जिन केमिकल्स का प्रयोग इजिप्ट की मम्मियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। यह बॉक्सनुमा संरचना ताजमहल की मस्जिद के पास गार्डन के कॉर्नर पर स्थित है। यदि आपने ताजमहल का टिकट बिना मौज़ोलियम वाला खरीदा है और यहां आकर आपको लगता है कि आपको मौज़ोलियम भी घूमना चाहिए तो यहां मस्जिद के पास अतिरिक्त टिकट काउंटर है जहां 200 रुपये का भुगतान करके आप मौज़ोलियम का टिकट खरीद सकते हैं। परंतु अभी कोविड-19 की वजह से कैश लेन देन बंद है, इसलिए आपको मौज़ोलियम वाले टिकट का भुगतान इस बार कोड को स्कैन करके किसी भी ई वॉलेट से खरीदना होगा। परंतु अक्सर यहाँ पर नेटवर्क ना मिलने की समस्या रहती है, इसलिए यदि आप मौज़ोलियम भी घूमना चाहते हैं बेहतर है आप पहले ही मौज़ोलियम का टिकट बुक करके आएँ। यह ताजमहल परिसर की मस्जिद है। यदि आप मस्जिद घूमना चाहते हैं तो आपको अपने जूते चप्पल बाहर उतारने होंगे। मस्जिद की वजह से ताजमहल प्रत्येक शुक्रवार को बंद रहता है क्योंकि जितने भी स्थानीय मुस्लिम हैं वे प्रत्येक शुक्रवार को ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मस्जिद के फर्श पर ये मेहराबनुमा डिज़ाइनें बनी हुई हैं जिनका पॉइंट पश्चिम दिशा की ओर है। इस्लाम धर्म का पवित्र शहर मक्का भारत के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, इसलिए इन मेहराबों के पॉइंट पश्चिम दिशा की ओर बनाए गए हैं। ताजमहल की मीनारें पहले पर्यटकों के लिए खुली हुआ करती थी। पर्यटक ऊपर तक जाते थे, परंतु बाद में सुरक्षा की दृष्टि से इन मीनारों को बंद कर दिया गया। एक मीनार में 160 घुमावदार सीढ़ियां यानी स्पाइरल स्टेप्स बने हुए हैं। ताजमहल के अंदर वाले भाग में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यह सामने मुमताज़ व शाहजहां के मकबरे का एंट्री गेट है और एंट्री गेट के चारों ओर काफ़ी सुंदर जाली का कार्य किया गया है। ताजमहल के अंदर 2 तरह की कब्रें हैं। जो कब्रें पर्यटक देखते हैं वे प्रतीकात्मक कब्रें यानी डुप्लीकेट कब्रें हैं। असली कब्रें प्रतीकात्मक कब्रों के एकदम नीचे स्थित हैं। सबसे पहले हम असली कब्रों के बारे में जानते हैं, फिर हम डुप्लीकेट कब्रों के बारे में जानेंगे। शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें साल में एक बार 3 दिन के लिए खुलती हैं और वह अवसर होता है शाहजहां का उर्स यानी शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी। दोनों कब्रों में छोटी कब्र मुमताज़ की है और बड़ी कब्र शाहजहां की है। उर्स के दौरान मुगलों के वंशज जिनका नाम प्रिंस तुसी है वे भी परिवार सहित शाहजहां के उर्स में भाग लेने के लिए आते हैं। अब हम वापस प्रतीकात्मक कब्रों की ओर आते हैं। प्रतीकात्मक कब्रों के चारों ओर सफ़ेद संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं। इनमें से एक जाली सफ़ेद संगमरमर के एक ही पीस की बनी हुई है और जालियों पर बहुत ही बारीक नक्काशी यानी कार्विंग का कार्य किया गया है। इस तरह की बारीक नक्काशी वाली जालियां दुनिया में किसी भी अन्य स्मारक पर नहीं हैं। जालियों के चारों ओर बहुत ही फाइन इनले वर्क का कार्य भी किया गया है जो इन जालियों की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। एक खास और दिलचस्प बात, ताजमहल के नदी वाली साइड में गेट के ऊपर की ओर आप धीमे धीमे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में मार्बल के एक पीस में एक स्पॉट बना हुआ है जिसे गौर से देखने पर उसमें एक चेहरा नज़र आता है जो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से काफ़ी मिलता जुलता है। इस चेहरे को किसी ने बनाया नहीं है, यह मार्बल में स्वतः ही उभर आया है। ताजमहल की दीवारों पर इस तरह के जिगजैग पैटर्न वाले पिलर्स बने हुए हैं जो 3 साइडों से फ्लैट हैं, परंतु गौर से देखने पर ये जिगजैग पिलर्स 6 साइडेड नज़र आते हैं जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ताजमहल के एकदम पीछे और यमुना नदी के दूसरी साइड में हमें इस तरह की एक संरचना नज़र आती है। कहा जाता है यह दूसरे ताजमहल का फाउंडेशन है। कहा जाता है शाहजहां अपने कब्र के लिए एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, इसलिए दूसरे ताजमहल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। केवल उस समय फाउंडेशन बन पाया था
और यही फाउंडेशन दिखाई देता है ताजमहल से। दोस्तों, आपको ताजमहल की यात्रा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आगे भी आप पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए पर्यटन स्थल पर जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।